Hello, very good morning to dear friends. This is Madhurika Rao, Head Department of Zoology, Government DT PG College. We are talking about fertilization. You might have heard of male and female gametes, and we will talk and see the beautiful illustrations which have been taken from various sources from Google and Pinterest, and some text has been prepared by me by the references of some very good authors, foreign authors, and Indian author too. So, I'm going to tell you about fertilization. It is the fusion of fertilization. By definition, it is the fusion or union of male or female pronuclei to produce zygote. Pronuclei of what? Of gametes. Male gamete is known as sperm and female gamete is known as ovum. What is the significance of fertilization? So it restores the diploid number of species. मैंने कहा कि इसकी परिभाषा में मैंने आपको बताया कि मेल गेमीट स्पर्म और फीमेल गेमीट ओवम के प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन से जो रचना बनती है वो जाइगोट है और ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है। वो महत्व है कि जब जाइगोट बनता है तो स्पेसिफिक नंबर रिस्टोर होता है। स्पेसिफिक नंबर मतलब प्रत्येक स्पीशीज का अपना खुद का एक स्पीशीज नंबर होता है। ये स्पीशीज नंबर उस प्रजाति की पहचान होती है। जैसे 46 is the chromosome number of human beings. For Homo sapiens it is 46. ड्रोसोफिला के लिए 8 होता है। ये है उसका डिप्लॉयड नंबर। बट द हैप्लॉयड नंबर इज जस्ट हाफ, दैट इज 46 का 23 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिससे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों गेमेट यूनाइट होंगे तो ये नंबर तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए नेचर ने एक बेहतरीन व्यवस्था बनाई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गेमीट्स का नंबर हाफ रहता है, यानी हैप्लॉइड हो जाता है। तो लेट अस सी significance. It restores the diploid number of species. The chromosome number is species specific. Example, Drosophila has 8 chromosomes. It is its diploid number. Gametes, that is sperms in males and ovum in females contain X haploid number. Their fusion causes diploid number. For example, humans have 46 chromosome number, diploid number. Gametes contain 23 chromosomes each. मतलब स्पर्म में भी 23 नंबर होता है और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 46 नंबर इज रिस्टोर्ड। मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से हैप्लॉइड नंबर से डिप्लॉइड नंबर रिस्टोर होता है और कैसे हैप्लॉइड नंबर बनता है। तो source is life.illinois.edu. Thanks to this source, it is a beautiful illustration by them. Okay, let us see. मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉयड स्टेज ये प्लांट्स एनिमल्स किसी में भी हो सकता है, जिसमें जो मेल ऑर्गन है टेस्टिस उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2x रहेगा, फीमेल ओवरी इसमें भी 2x नंबर रहेगा। माइटोसिस होगा, वो डिवाइड होंगे और लंबी प्रक्रिया के बाद जो गेमीट्स बनते हैं, यहाँ माइटोसिस मियोसिस ये एक अलग प्रक्रिया है जिसे आपने पढ़ा है। तो मियोसिस के बाद जो गेमीट्स बनते हैं उनका नंबर हैप्लॉइड होता है। यानी अगर आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं तो 23 नंबर गेमीट में रह जाते हैं। ये स्पर्म है तो स्पर्म में 23, ये ओवा बने तो ओवम में भी 23 नंबर ही रहेंगे। फाइनली जब एग और स्पर्म्स यूनाइट होंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से जाइगोट बनेगा और अब ये जाइगोट 2x हो जाएगा, यानी अब ये डिप्लॉयड हो जाएगा और इस प्रकार से जो एम्ब्रियो या जाइगोट बना है ये फिर
फर्दर डेवलपमेंट शो करेगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जैसे कि आपको मालूम है कि डेफिनेशन में ही मैंने आपको समझाया था कि फर्टिलाइजेशन में एग और फीमेल दोनों एग फीमेल में एग और मेल में स्पर्म्स, इन दोनों के न्यूक्लियाई मिलकर, यानी दोनों के प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन से जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना, दैट इज जाइगोट। आप इस चित्र में देख सकते हैं जो 123rf.com के सौजन्य से आपके लिए मैंने लिया है। इसमें एग का चित्र आप देखिए। एग में 2x हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गया है, स्पर्म में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गया है। दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बना है उसमें क्रोमोसोम नंबर 2x है। तो दिस इज द टिपिकल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। What happens during fertilization? It has a long sequential events. ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपको देखना है कि फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप देखिए स्पर्म का प्रिपरेशन होता है। स्पर्म के प्रिपरेशन में क्या होता है, इस प्रक्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन अर्थात ये जो स्पर्म है जस्ट आफ्टर इजैक्यूलेशन वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इन्हें 5 से 7 घंटे का समय लगता है रिजुविनेट होने में, तैयार होने में। इसके बाद ये स्पर्म एग रिकॉग्निशन की प्रक्रिया होती है और कई स्पर्म्स जाकर एग की एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस के ऊपर जाकर बन जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसे आप कहेंगे बाइंडिंग। द एक्रोसोमल रिएक्शन, अगर आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर याद हो तो आपको याद होगा कि उसके हेड रीजन में क्रिसेंटिक रचना होती है जो कि एक्रोसोम है, और ये एक्रोसोम बना है गोल्जी से, और इसमें होते हैं कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाइलोयूरिनिडेज। तो एग एक्टिवेशन होता है और कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। द जोना रिएक्शन, अब इस जोना रिएक्शन, जोना एक्चुअली इज द रीजन ऑफ एग। एग के बाहर जोना पेल्यूसिडा पाया जाता है, और ये जब कई संख्या में सैकड़ों की संख्या में स्पर्म्स जाकर जब एक एग के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, तब ये जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जाकर ये चिपकते हैं, लेकिन कोई भी इनमें से एंट्री अभी नहीं पा सकता है। इसका कारण है जब तक एक्रोसोम से हाइलोयूरिनिडेज नहीं निकलेगा तब तक ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होगी और पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो जोना रिएक्शन भी होगा और स्पर्म और एग प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन भी होगा। लेकिन अभी इसके बाद क्या, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये लिया गया है mun.ca या mun.ca, इसका सोर्स है इस फिगर का। थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल फिगर। इसमें आप चित्र में एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है ये कि किस प्रकार से इवेंट्स हो रहे हैं। एग सरफेस के ऊपर आकर कई स्पर्म्स आकर बाइंड हो गए हैं, लेकिन किसी को भी एग साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि इस समय जोना कोरोना रेडिएटा इंटैक्ट है। कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना पेल्यूसिडा है। कोरोना रेडिएटा से के संपर्क में आते ही केमिकल एक्टिविटीज आरंभ हो जाती हैं। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन को यहाँ डिटेल में मैंने बताने का प्रयत्न किया है। इट प्रिपेयर्स द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि न्यूली एजैक्यूलेटेड स्पर्म्स आर अनेबल टू फ्यूज विद द एग, हेंस दे टेक 5 to 7 hours टू बिकम मोर एक्टिव। और 5 से 7 घंटे के बाद कैपेसिटेशन हो जाने की प्रक्रिया के बाद अब एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और कैपेसिटेशन का साइट या तो फेलोपियन ट्यूब में होगा या यूट्रस के अंदर होगा, जहां फीमेल जेनाइटल फ्लूइड ऑल्सो हेल्प्स द स्पर्म टू बी एक्टिव। तो स्पर्म को कैपेसिटेट करने में फीमेल जेनाइटल फ्लूइड भी मदद करता है, जो या तो फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस में संपन्न होता है।
Let us see the acrosomal reaction. क्या है ये acrosomal reaction? After the capacitation of a sperm, acrosome reaction begins. Capacitation के बाद ये acrosome अपना एंजाइम रिलीज करना शुरू करता है. In mammals, a glycoprotein present on the zona pellucida and it triggers the release of enzyme. आपको मालूम है कि जो zona pellucida है एग में, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है सरफेस के ऊपर. उसी के कारण वो ट्रिगर करता है और स्पर्म के एक्रोसोम रीजन से एंजाइम रिलीज होता है. एंड द sperm comes in contact with corona radiata of the egg. अब क्या हुआ? अब आप इसे समझिए, जैसे ही एक्रोसोमल एंजाइम्स इसको भेदना चालू करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोरोना रेडिएटा को भेदना या डिसॉल्व करना चालू करते हैं, तो स्पर्म्स कोरोना रेडिएटा के संपर्क में आने लगते हैं. नाउ बिगिंस पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन मतलब भेद के अंदर जाना. तो ये स्पर्म कोशिश करते हैं कि एग को पेनिट्रेट करके अपना प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई को प्रोवाइड करे. Hundreds of sperms approaches the corona radiata, but only one is successful. They try to break the barrier of granulosa cells and approach the zona pellucida. Only single sperm can penetrate through the plasma membrane by release of acrosomal enzyme. ये acrosomal enzyme hyaluronidases है, ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम है, और फ्लैजिलरी मूवमेंट होता है किसका? स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो देखिए, उसमें फ्लैजिला है, टेल रीजन में फ्लैजिला है. तो ये फ्लैजिलरी मूवमेंट से तेजी से मूव करते हुए स्पर्म्स एग के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं. इन द मीन टाइम हेड रीजन से हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम निकलता है और म्यूकोजल एंजाइम्स भी निकलते हैं, और इस प्रकार एक स्पर्म को सफलता मिलती है अंदर भेदने में, अंदर पहुंचने में. Zona reaction. Now zona pellucida becomes impermeable to other sperms. Hence the polyspermy is prevented. यहाँ ये समझना जरूरी है कि हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में जब स्पर्म्स एक एग को अप्रोच करते हैं, तो क्यों केवल एक ही अंदर जा पाता है? इसका कारण आता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है, तो जोना पेल्यूसिडा बिल्कुल इम्परमिएबल हो जाती है दूसरे स्पर्म्स के लिए, और अन्य स्पर्म अब प्रवेश नहीं कर पाते हैं. फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आगे की प्रक्रिया में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों गैमेट्स के, स्पर्म्स के भी, स्पर्म का भी और एग का भी, आपस में फ्यूज हो जाता है. इससे एक पैसेज का निर्माण होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं, और अब इस पैसेज के थ्रू मेल प्रोन्यूक्लियस ट्रैवल करता हुआ एक्स साइटोप्लाज्म में आगे बढ़ता है. अब हेड और टेल ऑफ द स्पर्म एंटर टू द एक्स साइटोप्लाज्म. इस यात्रा में केवल हेड रीजन और टेल रीजन ही एक्स साइटोप्लाज्म को भेदते हुए उसके प्रोन्यूक्लियस की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे छूट जा रहा है. Now the most important activity, cytological activity takes place, that is meiotic activity. अब आपको अगर याद हो गैमेटोजेनेसिस में कि सेकेंडरी oocyte बन गया था, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte meiotic अरेस्ट की कंडीशन में ही है, और ये तब तक रहेगा जब तक कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाएगी. तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है एग में, वैसे ही तुरंत उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और इस प्रकार ये सेकेंडरी oocyte अब बिल्कुल हैप्लॉइड है. यानी अगर आप ह्यूमन का एग्जाम्पल लें, तो अब इस एग में 23 क्रोमोसोम्स उपस्थित है, और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम है. Of events occurring in fertilization. There are large number of sperms. This is the diagrammatic diagram. ये तो केवल एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसमें आपको स्टेप समझाए गए हैं. नहीं तो बहुत सारे स्पर्म्स रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में स्पर्म एक ओवम को एक एग को अप्रोच करते हैं. देखिए सीक्वेंशियल एक्शंस देखिए, स्पर्म टच कर रहा है, उसका एक्रोसोम
जोना कोरोना रेडिएटा के साथ टच हो रहा है। जैसे ही ये टच होगा, कोरोना रेडिएटा विल कॉज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू बी रिलीज्ड। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ से, हाइड्रोयूरिनिडेज कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा एक्रोसोम से। एक्रोसोम आपको अगर याद हो, स्पर्म का स्ट्रक्चर हेड रीजन में क्रिसेंटिक शेप स्ट्रक्चर है, वो है गोल्जी से बना है ये एक्रोसोम। और हाइड्रोयूरिनिडेज के कारण आप देखिए ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगी है। मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी तो फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, और इस कोन से और यहाँ अंदर प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जिस पर जाकर ये जुड़ता है। कौन, स्पर्म, स्पर्म हेड, ओनली स्पर्म हेड। और फिर ये देखिए दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होते हैं, लेकिन मेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे ही छूट जाएगा और कोन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू स्पर्म हेड जिसके अंदर प्रोन्यूक्लियस है वही केवल एक साइटोप्लाज्म में अंदर प्रवेश कर रहा है। नाउ इट विल मेक इट्स वे टू द डेस्टिनेशन, दैट इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। जैसे ही स्पर्म हेड और टेल एक साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, इसके कारण जाइगोट बना और ये जाइगोट डिप्लॉयड है। नाउ स्पीशीज नंबर इज रिस्टोर्ड। एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 46, क्रोमोसोम नंबर 46 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम स्पर्म्स में है, जो 23 क्रोमोसोम एक के साथ फ्यूज होंगे और इस तरह से 46 क्रोमोसोम नंबर जाइगोट में रिस्टोर हो जाएगा। स्पीशीज इज रिस्टोर्ड। बायोकेमिकल इवेंट्स। इस पूरी प्रक्रिया में कई बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें मुख्य मैं आपको बता रही हूँ कि एग में फर्टिलाइजेशन के समय मैसेंजर आरएनए है, और ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। और जब, अब तो पूरा डेवलपमेंट ही है, क्योंकि जैसे ही जाइगोट बना वो लगातार उसमें कई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी और इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस बहुत आवश्यक है। तो ब्लास्टुला की स्टेज तक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये मैसेंजर आरएनए उसे मदद कर रहा है। और आपको याद होगा, अगर आपको oogenesis याद है, तो मैसेंजर आरएनए oogenesis की प्रक्रिया में ही बन जाता है। राइबोसोम भी उपस्थित है अनफर्टिलाइज्ड एग में, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लास्टुला स्टेज तक कैरी ऑन कर सकता है। ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ द स्पीशीज। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैटरनल और पैटर्नल जीन्स आर रिकम्बाइंड, दे वर क्रॉस्ड ओवर, हेंस न्यू ट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड। नए लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब माता और पिता दोनों के जीन्स रिकम्बाइन होते हैं और क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं वेरिएशन होता है। Only maternal mitochondria is found in zygote because mitochondria present in sperms are dispersed in cytoplasm and discarded. Actually मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मेल स्पर्म में एक ही स्ट्रक्चर का बहुत अधिक महत्व है फर्टिलाइजेशन में, दैट इज प्रोन्यूक्लियस। ये प्रोन्यूक्लियस अपना क्रोमोसोम प्रोवाइड करेगा और उसे अपना नंबर 23 मतलब अपना हेप्लॉइड नंबर होने की वजह से उसके साथ जाकर वो फ्यूज होगा और इस तरह से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन बाकी के स्ट्रक्चर बाहर ही रह जाते हैं और वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं या साइटोप्लाज्म द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। So I have tried to give you some account on fertilization. The books were referred were Developmental Biology by Oppenheimer, Developmental Biology by Patton, Oppenheimer, Developmental Biology by Carlson, Developmental Biology by Balinki, and a little bit easier book is Developmental Biology by Dalila and Verma. इसका हिंदी एडिशन भी उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। और फिगर्स तो हम लोगों ने विकिपीडिया और पिंटरेस्ट से साभार लिए हैं और मैं उसके लिए
उनको कर्टसी धन्यवाद देती हूँ. Thank you so much. I have tried my best to make you understand about the fertilization. So, thank you so much.